हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जो कि हिंदू महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेकर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन में जो महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सीमित अधिकार थे उन्हें अब और ब्रॉड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द हिंदू वुमेन्स राइट्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब होता है पैतृक संपत्ति। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का महिलाओं के जीवन पर क्या असर होने वाला है और इसके पहले भारत का जो कानून व्यवस्था थी उसमें महिलाओं को पैतृक संपत्ति को लेकर क्या अधिकार दिए गए थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का भारत की न्याय व्यवस्था में क्या रोल है, सबसे पहले हम इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो भारत की सबसे उच्च न्यायिक संस्था है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है वो 3 लेयर में बटी हुई है और इस लेयर में जो सबसे ऊपर होता है वो है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो पूरे देश में लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट रहते हैं जो कि हर राज्य में अपना एक होता है। हाई कोर्ट के निर्णय उस राज्य की टेरिटरी के अंदर लागू होते हैं जिस राज्य का वो हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के नीचे काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि जिले में रहते हैं। तो इस प्रकार ये जो 3 लेयर है भारत की न्याय व्यवस्था की, इसमें सबसे ऊपर आते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम संविधान में उपस्थिति की बात करें तो भारत के संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124। इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, आर्टिकल 124 में भारत के सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। संविधान की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में 395 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इन 395 आर्टिकल में से आर्टिकल 124 में भारत के सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। ओके, आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का संरक्षक कहलाता है और इसे ही संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। किसे? सुप्रीम कोर्ट को। अब इसका क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है अगर संविधान के किसी भी आर्टिकल को डिफाइन करना है या उसकी डेफिनेशन देना है तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। और संविधान पे अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है जो कि नई दिल्ली में है वो 28 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। मतलब भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तब इसके न्यायाधीशों की संख्या थी 7+1। अब ये 7+1 क्या है? तो 7 हैं अन्य न्यायाधीश और 1 है मुख्य न्यायाधीश। इसे कहा जाता है चीफ जस्टिस। याद रखिएगा इसे। तो जब 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट में 7 अन्य न्यायाधीश थे और 1 मुख्य न्यायाधीश था। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में कुल मिला के 34 जज हैं। इसमें से 33 अन्य न्यायाधीश और 1 है मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वही भारत का चीफ जस्टिस कहलाता है, मतलब CJI। इसे कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वर्तमान में अगर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखें तो शरद अरविंद बोबड़े, ये भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस हैं। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। तो अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में जो महिलाओं को मिलने वाला अधिकार है उस पर अपना निर्णय सुनाया है। किसने सुनाया है? सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय आया है ये हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जो था, जो 2005 में लागू किया गया था, इसके संबंध में दिया गया है। अब हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जो कि 2005 में लाया गया था, इसमें क्या प्रावधान है इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ये निर्णय दिया है इसमें उसने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में को पार्सनर घोषित किया है। अब को पार्सनर का मतलब होता है हम वारिस। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हिंदू महिलाएं हैं उन्हें भी अपने पिता की संपत्ति में भाई के समान ही समान अधिकार रहेगा। पहले क्या होता था कि जो पिता की संपत्ति थी उसमें महिलाओं को सीमित अधिकार दिए जाते थे,
लेकिन अब जो पिता की पूरी संपत्ति है उसमें बेटा हो और बेटी हो, उन दोनों को ही बराबर अधिकार दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है ये 9 सितंबर 2005 के बाद से लागू होगा हिंदू परिवारों पर। क्लियर है? तो आइए हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के पहले भारत के जो कानून हैं उसमें महिलाओं को संपत्ति में कैसा अधिकार दिया जाता था। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की। देखिए फ्रेंड्स, भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता जो है उसके बाद से ही भारत के समाज में महिलाओं को ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए। तो जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लाया गया था, इसके पहले महिलाओं को भारत में प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं दिए जाते थे। अब 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाया गया। अब ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है ये प्राचीन मिताक्षरा कानून से प्रेरित होकर बनाया गया है। अब ये मिताक्षरा कानून क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर की एक रचना है जो कि प्राचीन याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है। अब मिताक्षरा जो स्मृति है इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की थी, इसे याद रखिएगा। और इसकी रचना हुई थी 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी का ये जो ग्रंथ है ये जन्म उत्तराधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो ग्रंथ है इसमें बताया गया है कि बेटा और जो बेटी है उन्हें पिता की संपत्ति में कैसा अधिकार दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, भारत का ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है ये इसी मिताक्षरा कानून पर आधारित है। देखिए फ्रेंड्स, भारत जो है उसमें बहुत सारे धर्म हैं। अब जो सिविल कानून होता है वो सभी धर्मों के लिए अलग अलग होता है। तो जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है ये हिंदुओं पर लागू होता है। अब इन हिंदुओं में गिना जाता है बौद्धों को, सिख को, जैन को, आर्य समाज और ब्रह्म समाज के लोगों को। अर्थात ये जो कानून है, ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, ये हिंदुओं के अलावा जैनियों पर लागू होगा, बौद्धों पर लागू होगा और सिखों पर भी लागू होगा। क्लियर है? तो देखिए, ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है जो कि मिताक्षरा कानून से प्रेरित होकर बनाया गया है, इसमें संपत्ति को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? याद रखिएगा, 2 भागों में। पहला है पैतृक संपत्ति जिसे कहा जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और दूसरी है अर्जित संपत्ति, इसे कहा जाता है एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। पैतृक संपत्ति वो संपत्ति जो कि पिता को उनके पिता या दादा से मिली है, और अर्जित संपत्ति वो संपत्ति जो कि पिता ने अपनी मेहनत से कमाई है, हार्डवर्क करके। तो देखिए, अब ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, इस कानून के तहत महिलाओं को केवल अर्जित संपत्ति में ही हिस्सा दिया जाता था, पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था। केवल किस में दिया जाता था? अर्जित संपत्ति में। तो इसके अकॉर्डिंग 1956 का जो कानून है जो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, इसमें महिलाओं को जो प्रॉपर्टी में हिस्सा था वो बहुत ही सीमित दिया जाता था। बाद में इसमें बदलाव किया गया 2005 में, और 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लाया गया। मतलब जो पुराना हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था 1956 का, उसे क्या कर दिया गया? संशोधित। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए इस पर डिस्कस करते हैं। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो संशोधन अधिनियम था वो 9 सितंबर 2005 को लागू हुआ था। इसे याद रखिएगा, 9 सितंबर 2005 को लागू हुआ था हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। अब ये जो संशोधन था, इस संशोधन के तहत जो महिलाएं हैं उन्हें पिता की संपूर्ण संपत्ति में बराबर का अधिकार दे दिया गया। मतलब अब चाहे वो अर्जित संपत्ति हो चाहे वो पैतृक संपत्ति, दोनों संपत्तियों में महिलाओं को बेटों की तरह बराबर अधिकार दिया गया। ओके, लेकिन देखिए ये जो संशोधन था इसमें एक कंडीशन रख दी गई, और वो कंडीशन ये थी कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा तब दिया जाएगा जब पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले नहीं हुई हो। मतलब अगर 9 सितंबर 2005 मतलब जिस दिन ये कानून लागू हुआ था, इस दिन के पहले अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है तो महिलाओं को यहाँ भी पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। तो फ्रेंड्स, ये जो कानून था इस वक्त तक जो जेंडर इक्वलिटी है उसके विरोध में था। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसमें उसने 2005 का जो संशोधन था उसे ही चेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्तमान निर्णय में कहा है कि महिलाओं को पिता की संपत्ति में भाई के समान ही अधिकार होगा, भले ही पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले ही क्यों ना हो गई हो। तो आइए फ्रेंड्स, हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और उसमें जो संशोधन हुआ था 2005 में, और वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स,
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो कि 1956 में लाया गया था, इसके तहत महिलाओं को केवल अर्जित संपत्ति में हिस्सा दिया जाता था, पैतृक संपत्ति में नहीं दिया जाता था। बाद में जब इसे संशोधित किया गया 2005 में, तो इस संशोधन में अर्जित और पैतृक संपत्ति दोनों में हिस्सा तो दिया जाता था, लेकिन तब जब पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले नहीं हुई हो। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, जो कि 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के अकॉर्डिंग अब महिलाओं को पिता की संपत्ति में पूर्ण अधिकार होगा। भले ही पिता की जो मृत्यु है वो 2005 मतलब कि 9 सितंबर 2005 के पहले ही क्यों ना हो गई हो, तो भी महिलाओं को संपत्ति में पूर्ण अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, चाहे वो अर्जित संपत्ति हो। तो फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार देने की ये जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, इसका मुख्य कारण है मौलिक अधिकारों की रक्षा किया जाना। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का संरक्षक होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, इसीलिए मौलिक अधिकार इसकी भी रक्षा करने का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो अब क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से कौन से मौलिक अधिकार की रक्षा होती है। तो देखिए, संविधान के आर्टिकल 15 जो कि यह प्रावधान करता है कि देश में किसी से भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब 2020 के पहले प्रॉपर्टी में जो महिलाओं को ये सीमित अधिकार दिए जा रहे थे, ये लिंग के आधार पर भेदभाव था, जेंडर के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव था। इसे ही खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में ये डिसीजन दिया गया है। किस आर्टिकल की रक्षा के लिए? आर्टिकल 15 की रक्षा के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन रहा है, जो कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार को लेकर दिया गया है, ये जेंडर इक्वलिटी की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली एग्जामों में इस टॉपिक से हमसे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारत के संविधान के आर्टिकल 124 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या है 33+1। इसमें 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश है और एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो लाया गया था वो किस वर्ष लाया गया था? तो याद रखिएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाया गया था 1956 में। और ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किससे प्रेरित होकर लिखा गया है? तो ये बनाया गया है मिताक्षरा कानून से प्रेरित होकर। आगे देखिए, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम देश में किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2005 में। अगर डेट पूछ ले तो 9 सितंबर 2005 को लागू किया गया था। भारत के संविधान के आर्टिकल 15 में किसका उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार देश में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे याद रखिएगा, 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा आर्टिकल 15 के तहत। वो कौन कौन से हैं? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आने वाली एग्जामों में इस टॉपिक से हमसे पूछे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।